Welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today this is our second lecture of the first chapter in history, studying of medieval India. The Byzantine Empire. While the Roman Empire was in a state of decline in the west, the Byzantine Empire or the ईस्टर्न रोमन एम्पायर सर्वाइव्ड. जब रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन पर आ गया था, के टाइम पर आ गया था, उस समय एक ऐसा नया ईस्टर्न रोमन एम्पायर सर्वाइव हुआ था, नया उभर कर सामने आया था. कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे अब इस्तांबुल कहा जाता है, वॉज इट्स कैपिटल. फाउंडेड बाय द ग्रेट रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, जो एक महान राजा था रोमन कॉन्स्टेंटाइन, उसी ने इस कॉन्स्टेंटिनोपल को फाउंड किया था. बाइजेंटाइन इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द बाइजेंटाइन एम्पायर, और इसका नाम बाइजेंटाइन एक दूसरा नाम था. इसका जो मेन नाम था वो इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल नाम था. नाउ द क्रूसेड्स. क्रूसेड्स एक धार्मिक वॉर था या युद्ध था. In the 11th century, the Byzantine Empire was attacked by Seljuk Turks. जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, इसमें सेल्जुक तुर्क ने अटैक किया था. They conquered most of the regions except Asia Minor and Greece. उन्होंने लगभग बहुत सारा एरिया जीत लिया था, बस एक एशिया माइनर और ग्रीस को छोड़ के. इट वॉज एट दिस टाइम दैट क्रिश्चियन पिलग्रिम्स फ्रॉम यूरोप वर टॉर्चर्ड बाय द हार्श एंड क्रूएल सेल्जुक्स. और इन सेल्जुक्स ने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स जितने थे उनको, और यूरोप में जितने भी उसको क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको बहुत ही ज्यादा निर्दयता से उनको टॉर्चर किया था. The Crusades War began in 1096. 1096 में क्रूसेड्स वॉर स्टार्ट हुआ था. These wars were devastating and many lives were lost. इस वॉर के कारण बहुत से लोग मारे गए. ये बहुत ही भयानक वॉर था. It increased the interaction between the European and the Eastern nations. और इसके वजह से यूरोपियन और ईस्टर्न नेशन के बीच में इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ था. इनमें आपस में थोड़ा बहुत तालमेल या थोड़ा बहुत मेल मिलाप स्टार्ट हुआ था इन्हीं युद्धों के बाद से. नाउ द मंगोल्स. द मंगोल्स वर क्लोजली रिलेटेड ट्राइब्स हु लिव्ड इन सेंट्रल एशिया. मंगोल जो थे वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले एक ट्राइब थे. दे यूनाइटेड अंडर चंगेज खान और गेंगिस खान, अ ट्राइबल चीफ इन द अर्ली 13th सेंचुरी. और वो चंगेज खान के अंडर में एक ट्राइबल जो चीफ था, उसके साथ में वो 13th सेंचुरी में वर्क करते थे. द मंगोल्स अंडर चंगेज खान अटैक चाइना, और उन्होंने चंगेज खान के अंडरशिप में चाइना पर अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया. चंगेज खान देन टर्न वेस्टवर्ड एंड स्वेप्ट ओवर द होल ऑफ सेंट्रल एशिया. चंगेज खान ने उसके बाद फिर बहुत तेजी से सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में ले लिया. एंड बाई 1225 ही बिकेम द मास्टर ऑफ सेंट्रल एशिया. और 1225 में वो सेंट्रल एशिया का पूरा विजेता हो गया या मास्टर हो गया. चंगेज खान डेड इन 1227. वो 1227 में मारा गया. इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द ग्रैंडसन कुबलाई खान. ये अब उसके ग्रैंडसन यानी कि उसके बेटे के बेटे का जो नाम था कुबलाई खान, उसका वो टाइम आ गया, उसके रेन का, शासन का. व्हेन मार्को पोलो अ यंग वेनेशियन मर्चेंट विजिटेड चाइना विथ हिज फादर एंड अंकल. उसी समय एक वेनेशियन यानी वेनिस का एक जो मर्चेंट यानी व्यापारी था, उसका नाम था मार्को पोलो. उसने चाइना की यात्रा की अपने पिता और अपने चाचा के साथ में. कुबलाई खान सेंट मार्को पोलो ऑन मेनी डिप्लोमेटिक मिशंस. कुबलाई खान ने मार्को पोलो को कई स्थानों पर भेजा. टू वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग पर्शिया एंड इंडिया. साथ में उसने जो जगहों पर भेजा उसमें से पर्शिया और इंडिया भी इंक्लूड थे. Marco Polo was impressed by all that he saw and has left behind an invaluable account. मार्को पोलो ने जितनी भी चीजें देखी उन सबको अपने एक वैल्यूएबल अकाउंट में यानी कि अपने यात्रा वृत्तांत में सब कुछ अच्छे से लिखा. Now East and South East Asia. China's society and culture had attained climax in the 8th and 9th centuries under
टैंग रूल, जो टैंग रूल था यानी कि जो एक टैंग का जो शासक था, उसके अंडर में जो चाइना की जो सोसाइटी और कल्चर थी वो एक खास मोड़ पर आई. दिस हेल्प्ड इन गिविंग फिलिप टू द ओवरलैंड ट्रेड अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड द सिल्क रूट, जिसके शासन में एक जो ओवरलैंड मतलब लैंड के थ्रू व्यापारियों को जो व्यापार करने का जो रास्ता था वो डेवलप हुआ था और बहुत ज्यादा वो फिलिप यानी कि बूस्ट हुआ था, जिसको कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है. नॉट ओनली सिल्क बट फाइन क्वालिटी पोर्सिलियन and works in jade, a semi-precious stone, were exported to West Asia, Europe and India across this road. इस रोड के थ्रू वेस्ट एशिया, यूरोप और इंडिया तक केवल सिल्क ही नहीं जाता था बल्कि अच्छी क्वालिटी का पोर्सेलियन कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों को साथ में जायद का जो एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता था उसका सामान या उसकी बनी हुई चीजें और वहां पर एक्सपोर्ट होता था. फॉरेन ट्रेडर्स वर वेलकम्ड इन चाइना, और जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स होते थे या मर्चेंट होते थे वो सभी चाइना में उनको स्वागत किया जाता था टैंग के समय में. मेनी ऑफ देम अरब्स, पर्शियंस and Indians came to South China across the seas and settled down in Canton. और बहुत सारे उन्हीं में से ऐसे भी मर्चेंट थे जो कि अरब से, पर्शियन थे और इंडियंस भी थे जो कि चाइना आए सीज के रूट से और वहां पर सेटल हो गए. The Tang Empire declined in the middle of the 9th century and was replaced by the Sung dynasty. Tang जो एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया और उसकी जगह पर Sung dynasty आ गई. Its growing weakness gave an opportunity to the Mongols to conquer China. और इसका जो एक इनकी जो वीकनेस थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मंगोल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, अवसर मिल गया कि वो चाइना को उन्होंने जीत लिया. The Venetian traveler Marco Polo, who spent some time at the court of Kublai Khan, the most famous of the Mongol rulers of China, has left a picturesque account of his court. जो वेनेशियन ट्रेवलर यानी वेनिस का जो यात्री मार्को पोलो था, उसने बहुत समय कुबलाई खान के कोर्ट में यानी दरबार में बिताया और उसने अपनी बहुत ही फेमस मंगोल रूलर्स चाइना के टाइम में उस समय रहा और साथ ही साथ में बहुत ही अच्छा अपने अकाउंट में यानी कि अपने यात्रा वृतांत में उसके कोर्ट का, उसके दरबार का पिक्चरेस्क मतलब होता है कि एक पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छा वृतांत उसने बताया है. Now it's turn of India. ये अब इंडिया की बारी आई. The Salian Empire, which arose in the 7th century, largely displaced the Sri Vijaya Empire, flourished till the 10th century. श्री विजया के एम्पायर को हटाकर साइलेंट एम्पायर नया वहां पर आया इंडिया में, जो कि 10th सेंचुरी में बहुत अच्छे से फ्लोरिश हो रहा था, एकदम चमक रहा था. एट इट्स हाइट द एम्पायर इंक्लूडेड सुमात्रा, जावा, द मलाया पेंसुला, पार्ट्स ऑफ सियाम जिसे कि अब थाईलैंड कहते हैं, एंड इवन द फिलीपींस. और उस समय इतनी दूर दूर तक उसका राज था जिसमें कि सुमात्रा, जावा और मलाया और ये सियाम यानी जिसे थाईलैंड कहते हैं ये और फिलीपींस भी उसके राज्य में था. और अकॉर्डिंग टू एन अरब राइटर द एम्पायर वॉज सो लार्ज, एक अरब राइटर के अकॉर्डिंग एम्पायर जो था उसका उतना बड़ा था दैट इवन द फास्टेस्ट वेसल कुड नॉट कंप्लीट अ राउंड ट्रिप ऑफ इट इन 2 years. कि सबसे तेज भी अगर कोई जो वेसल है वो अगर इस पूरे ट्रिप को शुरू करेगा तो उसको भी पूरा करने में 2 साल लग जाएंगे. मतलब ये था कि सैलेंज का एम्पायर बहुत ही बड़ा था. और द सैलेंज रूलर्स हैड अ पावरफुल नेवी एंड डोमिनेटेड द सी ट्रेड टू चाइना. सैलेंज के पास बहुत अच्छी पावरफुल नेवी थी. नेवी का मतलब पानी वाली जो सेना होती है वो. और इसी वजह से उसने चाइना के जो ट्रेड था सी के थ्रू उसको डोमिनेट कर दिया, उसको बहुत ही उसने डिक्लाइन कर दिया था. India had close commercial and cultural contacts with both West and Southeast Asia, China and Madagascar and countries on the east coast of Africa.
अब चूंकि सी रूट से जो ये था सैलेन था, उसने बहुत अधिक चाइना को डिक्लाइन कर दिया था। तो अब इंडिया का जो बहुत ज़्यादा क्लोज जो कांटेक्ट हो गया था वो कॉमर्शियल रूप में या कल्चरल रूप में वो वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में बहुत अच्छे से हो गया, साथ में चाइना और मेडागास्कर के साथ में हो गया था। तो स्टूडेंट्स, अभी तक में हम लोगों ने मिडवल पीरियड में किसके इन्वेड हुए, कैसे वहाँ पर ट्रेड हुआ, कौन मर्चेंट्स आए, कौन ट्रैवलर्स आए, ये सब पढ़ा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। द मुस्लिम स्कॉलर्स ऑफ अरेबिया एंड पर्शिया मेड अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। मुस्लिम स्कॉलर्स जो अरेबिया और पर्शिया के थे उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया था लिटरेचर में। द कुरान, द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, इज इटसेल्फ कंसिडर्ड टू बी अ मास्टर पीस ऑफ लिटरेचर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड ब्यूटी ऑफ स्टाइल। जो मुसलमानों की पवित्र किताब है कुरान, वो खुद एक बहुत ही मास्टरपीस लिटरेचर में साबित हुई, जो कि एक प्योरिटी के रूप में लैंग्वेज में तो थी ही थी, साथ ही साथ में अपनी स्टाइल के रूप में भी बहुत फेमस हुई। इसके अलावा द ग्रेट ओमर खयाम, फेमस पोएट, रोट हिज पोएम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उमर खयाम ने इसी टाइम पर बहुत सारी अपनी पोएम्स लिखी थी, वो भी बहुत फेमस हुई थी। द अरेबियन नाइट्स, अ फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, वाज आल्सो रिटन एट दिस टाइम। अरेबियन नाइट्स नाम की एक स्टोरी का जो कलेक्शन था वो भी इसी टाइम पर लिखा गया था। इन मैथमेटिक्स, द मुस्लिम्स बोरोड बोथ फ्रॉम इंडिया एंड ग्रीस। मैथमेटिक्स में मुस्लिम्स ने इंडिया और ग्रीस दोनों से काफी चीजें सीखी थी या बोरो की थी। They learned the use of the zero and the 9 numerals of now called अरब न्यूमरल्स। और उन्होंने 9 न्यूमरल्स नंबर भी सीखे थे जिसको अब वो अरब न्यूमरल्स कहने लगे थे, और ये सीखा था उन्होंने इंडिया से। फ्रॉम द ग्रीक्स दे लर्नड ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। उन्होंने ग्रीक से ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री सीखा था। अलजेब्रा वॉज इन्वेंटेड बाय एन अरब स्कॉलर कॉल्ड अलजेबर वल मुकाबलाई। उस जो अलजेब्रा था वो अरब स्कॉलर ने ही उसको इन्वेंट किया था, और इसीलिए उसका नाम उसने अलजेबर वल मुकाबलाई नाम रखा था। दे ऑल्सो डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमी एंड रोट सेवरल बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष विद्या पर भी बहुत सी बुक्स लिखी, और इस सब्जेक्ट पर कई बुक भी उन्होंने बनाई। द अरब्स मेड अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। अरब्स ने ज्योग्राफी पर भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए, अपना योगदान दिए। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू लर्न द यूज ऑफ मरीनर्स कंपास। चाइनीज ही पहले थे जिन्होंने सबसे पहले मरीनर्स कंपास को सीखा था या बनाया था, विच इनेबल्ड देम टू फाइंड द करेक्ट पोजिशन एंड डायरेक्शन वाइल सेलिंग ऑन द हाई सीज। जो कि उनको बहुत बड़े बड़े समुद्रों में भी सेल करने के लिए करने के समय, यानी कि बोट के चलने के समय या शिप के चलने के समय सही डायरेक्शन बताता था। द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी वॉज मोस्टली डेवलप बाई अरब ट्रेवलर्स। और ज्योग्राफी की जो नॉलेज थी वो ज्यादातर अरब ट्रेवलर्स के थ्रू ही डेवलप हुई थी, हु केम टू इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड यूरोप। जो कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका और यूरोप गए थे, एंड कलेक्टेड अ गुड डील ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। और उन्होंने इन सारे देशों में जाकर बहुत ही अच्छी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस नॉलेज को प्राप्त किया था। So students, this chapter is completed here.